देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों, मौतों और रिकवरी का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 केस आए हैं, वहीं 3,293 लोगों की जान चली गई है। मंगलवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। अगर अलग अलग शहरों के हिसाब से देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज बेंगलुरु में हैं। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर पुणे है, यहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में भी 98,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। तो देश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो कहीं बेड्स की भारी किल्लत है। कहीं आपको बता दें, कई शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन भी लगानी पड़ रही है। दिल्ली के द्वारका स्थित आयुष्मान अस्पताल हो या फिर वेंकटेश्वर अस्पताल या फिर आकाश अस्पताल, तीनों अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत है। आयुष्मान अस्पताल ने तो अपने यहां बाकायदा ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर बोर्ड लगा रखा है। इसके अलावा यूपी के सुल्तानपुर जिला अस्पताल में देर रात अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन और दवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से डॉक्टर और कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। गुजरात के अहमदाबाद और लखनऊ में भी कमोवेश इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें नजर आ रहे हैं। अब आपको लखनऊ के आउटर बख्शी तालाब स्थित आरके गैस प्लांट की तस्वीर दिखाते हैं। यहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कड़ी धूप में भी लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। देखिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की यह रिपोर्ट। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में मौजूद हूं और ये मेरी बाईं तरफ जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये आरके ऑक्सीजन का गैस प्लांट है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के तमाम सारे लोग हैं जो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, और जहां पर कैमरे के माध्यम से आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको ये तमाम सारे लोग अपने ऑक्सीजन को रिफिल कराने के लिए यहां पर लाइन में लगे हुए नजर आएंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी संजय गुप्ता। कहाँ से आए हैं? आलमबाग। तो कब से लगे हैं लाइन में ऑक्सीजन के लिए? सर यहाँ पे लगे 3 बजे रात से। 3 बजे रात से। क्या कह रहे हैं ये लोग? अभी मिल जाएगी, कह रहे हैं मिल जाएगी, बस मिल तो जाएगी। आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए या किसी अस्पताल से आए आप? हम पेशेंट के लिए लेने आए। अच्छा, जी। तो डॉक्टर का पर्चा लाए हैं? जी सर। तो क्या बोल रहे हैं, कब से मिलेगी यहाँ पे ऑक्सीजन? अब बोले मिल जाएगी मिल जाएगी। अभी गाड़ियाँ आती है, बाहर से आती है, अंदर चली जाती है, लगती गाड़ियाँ, फिर बाहर भर के चलिए। अभी लोग देख लीजिए, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, बाहर से गाड़ी आती है। कल 6 बजे से आए हैं, अभी तक मिली नहीं है। बड़ी गाड़ी आती है, वो अंदर घुस जाती है। गाड़ियाँ आती है, बाहर से आती है, लगती है, चली जाती है, हम लोग खड़े रहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह। तो आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए या आप किसी हॉस्पिटल से आए? हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के लिए? इसमें दिक्कत मेन ये नहीं है कि सिलेंडर ज्यादा है, दिक्कत एक बार में पहले 48 निकल रहा था। फिर उन्होंने 24 की नई मशीन बैठाई तो 72 ही तो निकल रहा है। 72 के लिए 30 मिनट, यानी 30 मिनट में सिर्फ 72 सिलेंडर निकल रहे हैं। लाइन अंदर भी, क्योंकि हॉस्पिटल के जो है उनको भी देना जरूरी है, इन लोगों को, हम लोगों को भी दे रहे हैं। तो 72 अगर आधा पौना घंटा में 72 सिलेंडर कितना ही निकाल ही देंगे ये लोग भी। बहुत ज्यादा है लोगों में, और आप देखिए कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लोगों का आमतौर पर यह कहना है कि फिलहाल जो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने के लिए जो यहाँ पर आरके गैस प्लांट है, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। तो कमोवेश जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, फिलहाल वो तस्वीर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि पहली प्राथमिकता अस्पतालों को दी जाएगी, उसके बाद जो आम लोग होंगे, जो डॉक्टर का पर्चा लेके आएंगे, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उनको फिलहाल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल जो पुलिसकर्मी है ये भी आप देखिए कि यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तमाम सारे जो प्लांट हैं ऑक्सीजन के, वहां पर इस तरह की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल आम लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेडिकल एक्सपर्ट बने हुए हैं। डॉक्टर एल तोमर, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, और साथ में डॉक्टर BL शेरवाल, डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर एल तोमर, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। आपने अभी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी।
ऑक्सीजन को लेकर सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। चाहे दिल्ली की बात करें हम, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के अलग अलग राज्यों में लोग प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि इतने दिनों बाद, क्योंकि यह संकट अभी 2-3 दिन का नहीं है, 15-20 दिन से यही हालात हैं। देखिए, ऑक्सीजन की जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हो सकता है ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, पर जो ऑक्सीजन राइट प्लेस पे होना चाहिए, ये जैसे कि आपने एक दृश्य दिखाया जिसमें कि ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी हुई है, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए रखा है, ये तो हम पहली बार ही देख रहे हैं कि आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ऑक्सीजन दिख रहा है और वो सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का राइट प्लेस है, उसकी सप्लाई हॉस्पिटल में होना चाहिए जी। हॉस्पिटल में ही उसका प्रॉपर यूज है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। घर पे अगर ऑक्सीजन देंगे तो आप पेशेंट को नहीं बचा सकते हैं, घर पे ऑक्सीजन को नहीं बचाया जा सकता। बहुत ही क्रॉनिक केसेस जो प्लाज्मा वगैरह के केस थे उसमें इंडिकेटेड था, बट कोरोना वाले केस में ऑक्सीजन देके आप पेशेंट को नहीं बचा सकते। इनफैक्ट आप वेस्टेज कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ये सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई होना चाहिए और ये सोर्स से सिर्फ हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप ब्लैक मार्केटिंग को, होर्डिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी भी है वो राइट प्लेस पर राइट टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है। ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है डॉक्टर BL शेरवाल, क्योंकि जिसके पास जुगाड़ है, जिसके पास सिफारिश है, वो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रहा है। लेकिन दिल्ली के बड़े अस्पताल वो कभी केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं, कभी सरकार से डिमांड करते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो यहां हाहाकार मच गया है। ये जो इनबैलेंस है, सिस्टम का जो बिगड़ा हुआ पूरा कह सकते हैं, जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, जिम्मेदार कौन इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि जो आज की डेट में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मैं ये एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है कि ना तो डॉक्टरों ने ना ही सिस्टम ने ये एनालाइज किया था कि इतनी ज्यादा डिमांड या इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन की होगी, लेकिन अभी हुई है और सिस्टम में काफी कोशिश की जा रही है। कल भी दिल्ली गवर्नमेंट का, जैसे मैं जानता हूँ, काफी हाई लेवल पे मीटिंग हुई और सबने प्रयास किए स्ट्रीमलाइन करने के लिए। हालांकि अभी हम सभी अस्पताल में मुझे मालूम है कि हम एक घंटे में एक ऑक्सीजन ऑडिट कर रहे हैं ताकि हर पेशेंट के ऊपर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस पर चेक किया जाए और अगर रेशनिंग भी की जाए वो भी करने की कोशिश करें। उसकी गाइडलाइन, नई गाइडलाइन आई है, वो भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है, नंबर 1, नंबर 2, उन सब की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अभी ऑक्सीजन की जो खपत है पर मिनट वो काफी ज्यादा है। उसके कारण दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे भी हमें देख रहे थे कि ऑक्सीजन जो बाहर से स्टेट से भी मिलने लगेगी अभी और कुछ कंटेनर आउटसाइड द कंट्री से बुलाए गए हैं, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में ये चीज होनी चाहिए। लेकिन आज आपको लगता नहीं शेरवाल साहब की थोड़ी सी देरी कर दी? ये प्लान पहले बनाना चाहिए था, जब हालात 30,000, 40,000, 50,000 केसेस बढ़ रहे थे, तब ये प्लान होने चाहिए थे ऑक्सीजन को लेकर। आज बेशक मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन हम थोड़ा सा देर से जागे। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे भी डॉक्टर तोमर ने भी कहा कि ये मंजर जो हम देख रहे हैं कि लोग लाइन में लगे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ये देखना शायद हमने किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा। ये एक इस तरह की सिचुएशन आई है। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम नहीं है ये सोचने का कि कौन जिम्मेवार है या पहले होना चाहिए था। आई थिंक जितनी जल्दी हो सकता है वो सिस्टम में हर जगह हेल्थ केयर वर्कर अपना पूरा 100% वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत सभी लगे हुए हैं और चाहे वो कोई भी स्टेट है अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। डॉक्टर एल तोमर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हर रोज ना जाने हमें ही कितने फोन आते हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों ने वहां पे नो बेड्स का बोर्ड लगा दिया है, दर दर भटक रहे हैं मरीज, पेशेंट। दिल्ली की बात करूं, दिल्ली NCR की बात करूं, हर रोज ना हमें कितने हजारों फोन आते हैं
देखिए, बिल्कुल ये सही- परिस्थिति कब आती है? जब एक अस्पताल नो बेड्स का बोर्ड लगा देता है, मरीज को कह देता है कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। और एक हालात नहीं, कई नामचीन ऐसे अस्पताल हैं जो मना कर देते हैं कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, आपको एडमिट नहीं कर पाएंगे। ये हालात, ये परिस्थितियां, कौन जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार तो मैं नहीं कह सकता हूं कौन है, लेकिन जिस तरीके से संख्या इन्फेक्शन का स्प्रेड है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा हैं कि वो सारा एकोमोडेट कराना, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एकोमोडेट करने की उसके अंदर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही है। आप बेड बढ़ा सकते हो, आप डॉक्टर्स नहीं बढ़ा सकते, आप पैरामेडिक्स नहीं बढ़ा सकते, आप पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन जो कि एक एसेंशियल कमोडिटी है, मेडिसिन है, वो नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसकी कमी होगी। सिर्फ बेड बढ़ा देने से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ जाता है। सो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, इसमें सिर्फ एक चीज समझदारी की जनता ही कर सकती है कि जो माइल्ड केसेज हैं, एक ट्राइजिंग कर सकते हैं, जिनको एडमिशन का जरूरत नहीं है, उन्हें एडमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि और जो माइल्ड केसेस हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, माइल्ड केसेस हैं, अगर मान लिया किसी को एडमिशन नहीं मिला अस्पताल में, तो घर में क्या एहतियात बरतने चाहिए? किस तरह से वो अपना ट्रीटमेंट खुद घर के अंदर कर सकते हैं? देखिए, घर में एहतियात करने के लिए तो बहुत सारी गाइडलाइंस मिली हुई है। अगर माइल्ड केसेस हैं तो मेडिसिन में विटामिन है, इम्यूनो जो बूस्टर्स हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक लेना है या आइवरमेक्टिन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, जैसे कि पेशेंट कर रहे हैं कि अपना पल्स ऑक्सीमीटर लेके बैठ जाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर की नंबर 1 तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही पल्स ऑक्सीमीटर इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि वो सब लोग लेके 1 करोड़ लेके बैठ जाएं। वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, गलत रेटिंग देते हैं और वो पैनिक क्रिएट करता है पेशेंट के दिमाग में। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि गाइड किया जाए कि अगर किसी को ब्रेथलेसनेस होती है, उसका बेसिक जो क्राइटेरिया है कि भाई आपका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली स्टोल 16-18 होता है, अगर इट इज मोर देन 24 तो आप इसे मान सकते हैं। अगर आप चलने में मान लिया अपना 5 किलोमीटर चले, आपका सांस फूलने लगा, आप उसे ब्रेथलेसनेस कंसीडर कर सकते हैं। और इतनी सारी हमारी वीडियोज अवेलेबल हैं कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, प्रोन पोजीशनिंग में वो करना चाहिए अगर थोड़ा ब्रेथलेसनेस है। उसके बाद भी अगर ऐसा होता है, ऑक्सीजन टेस्ट करने के लिए ये नहीं है कि हर एक के पास पल्स ऑक्सीमीटर हो, दे कैन कॉन्टैक्ट दी प्लेस जहां से आप टेस्ट करा सकते हैं। और अगर वहां लगता है ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो लेवल है वो 94 ना हो, क्या अगर इट इज 90, तो आई थिंक हमारा जो ये पैनिक है जितना क्रिएट हो रहा है, या एडमिशन की हॉस्पिटल की तरफ जो पेशेंट भाग रहे हैं, वो काफी कम हो सकता है। तो ट्रीटमेंट तो बेसिक यही है कि सिम्टोमेटिक है, माइल्ड केसेस में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट सारे डॉक्टर्स को ही इसके बारे में मालूम है। ठीक है, अब अपने दर्शकों को जम्मू से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भारी संख्या में लोग टेस्ट करवाने पहुंच रहे हैं। लेकिन व्यवस्था का आलम देखिए कि ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, और ना ही यहां मरीजों के बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था है। ऐसे में लोग घंटों खड़े रहने को मजबूर हैं। देखिए हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल में। यहाँ पर आप देखिए कि जो पेशेंट हैं, जो उसके साथ अटेंडेंट हैं, वो यहाँ पर अस्पताल में जब पहुँचते हैं तो डॉक्टरों की ओर से कहा जाता है कि आप पहले अपना कोविड का टेस्ट करवा के आइए। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानी होगी कि जिस तरह से कोरोना की महामारी पूरे देश में फैली हुई है, और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा लाखों की तादाद में रोजाना केस आ रहे हैं, और ऐसे में देखिए किस कदर अस्पताल के अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और ये देखिए कैसे जो एक दूसरे के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, ये यहाँ पर अपना कोविड का टेस्ट करवाने पहुँचे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए कोरोना की महामारी की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू के गांधीनगर सरकारी अस्पताल की। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, पेशेंट हैं, अटेंडेंट हैं। जब यहाँ पर अस्पताल में कोई मरीज पहुंचता है, जब कोई उसके साथ अटेंडेंट पहुंचता है, उसे कहा जाता है कि आप अपना कोरोना का टेस्ट यहाँ पर करवा के आइए। और ये जो लोग हैं यहाँ पर अपना कोविड का टेस्ट करवाने पहुंचे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर टेस्ट कर रहे थे, अब टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या हुआ? लोगों क्या कह रहे हैं आप लोगों को? पहले रैपिड लिए ना, अब आरटीपीसीआर लेने हैं। अभी तस्वीरें देखकर हैरानी होती है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों। सर इन्होंने पढ़े लिखे हैं यार, खुद ही ये समझ होनी चाहिए यार इनको खुद। यहाँ पर पेशेंट जो बता रहे हैं क्या हुआ? सर 2 घंटे टेस्ट का टाइम दिया हुआ है खाली, तो इतने में भीड़ तो इकट्ठी होगी ना, उसके लिए कहाँ जाएंगे लोग? के साथ आए कि खुद दिखाने? मैं खुद दिखाने आया हूँ सर, सुबह 9:30 बजे के। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? ऑलमोस्ट 9 बजे लाइन में लगे थे सर, 9:30 बजे, और फिर उसके बाद ये मिला, इसका टेस्ट कराया, आप दूसरे का वेट कर रहे हैं।
गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं गांधीनगर अस्पताल की। लोग देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हैं जो कि अटेंडेंट हैं, पेशेंट हैं, यहाँ पर पहुँचे थे टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन आप देखिए जो एक काउंटर है वहाँ पर बता रहे हैं कि एक ही काउंटर है इसके अंदर जिसमें टेस्ट हो रहा है। बाकी आप देखिए कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे को हमने आपको दिखाया कतारों में खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर फैमिली आपको देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जो लोग मौजूद हैं। लेकिन आप देखिए कि हैरानी होती है इन तस्वीरों को देखकर कि कैसे जो कोरोना की इस महामारी के बीच हॉस्पिटल के अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू, गांधीनगर हॉस्पिटल। तो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट देखी जम्मू की। जम्मू ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों, हर शहर में कमोबेश इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट बने हुए हैं। शेरवाल साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये रिपोर्ट आपने देखी होगी किस तरह से लोग, बहुत सारे लोग अब टेस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या सबको टेस्टिंग की जरूरत है? क्या सबको टेस्ट कराने की जरूरत है? क्योंकि ज्यादातर जहां भी टेस्टिंग चल रही है वहां पर देख रहे हैं 200-500 लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिनको भी कोरोना नहीं होगा उनको भी हो सकता है। तो इन हालातों में आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, टेस्टिंग का जो मेन कारण है टेस्टिंग कराने का, नंबर एक तो डिजीज को एस्टेब्लिश करना कि उनको कोविड है कि नहीं। वो एक अपने लिए पेशेंट करते हैं और उससे ताकि उनको पता लग जाए। दूसरा जो एक्चुअल इसका बेनिफिट है वो जो इनिशियल स्टेज से लेकर अभी तक हम कर रहे थे कि अगर ये पता है कि कोविड है तो आप आइसोलेट करें और अपने आप को इन्फॉर्म करें सिस्टम को, ताकि हमारे को प्लान करने में या कंटेनमेंट जोन बनाने में काम आए। वो मेजर पार्ट है इसका। जब आज की डेट में वो स्टेज आ गई है कि जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं जी, जैसे कुछ साल पहले इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस नंबर 1 पे था। जैसे आपको इस तरह के सिम्टम होते थे, फीवर है, कॉफ है, परसिस्टेंटली फॉर 21 डेज, तो हम कहेंगे टीबी है पहला नंबर। तो आज की डेट में अगर हमें ये कहते हैं कि ये हमें सिम्टम है, फीवर है या कॉफ है या टायर्डनेस है या ब्रेथलेसनेस है, तो ये सारे लक्षण ऐसे हैं जो बेसिकली कोविड की तरफ जाते हैं। तो वो सबसे नंबर 1 पे है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कोविड है और उसी के हिसाब से बिहेव करना चाहिए कि आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए अपने आप, और दूसरा अपने दूसरे फैमिली मेंबर को या अपने फ्रेंड सर्कल को अपने आप से बचाना है। और साथ में जो होम आइसोलेशन में जो अभी डॉक्टर तोमर ने बताया वो सब चीजें करनी है। तो ये तो हो गया कि टेस्ट जो है स्टैम हो नहीं हो। तो लेकिन एक अक्सर जो है ना वो और लगती है कि मैं करा लूं कि कहीं मेरे को नहीं हो गया और मेरे को नहीं हो गया। वो वाली जो स्टेज है उसमें ये वाला कम है कि मैं अपने आप को बचा लूं या मैं दूसरे लोगों को बचाऊं, मैं आइसोलेट हूं अपने आप को। वो जब तक नहीं होगा तो टेस्टिंग का इतना फायदा नहीं है। टेस्टिंग केवल अगर डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हो रही है तो वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। तो मेरा ये मानना है टेस्टिंग जो है अगर इनिशियली प्रिवेंटिव मेजर के लिए यूज हो और टेस्टिंग ट्रैकिंग वाला जो सिस्टम था तो वो एक अच्छा था कि टेस्टिंग हो, ट्रैकिंग हो और उसके बाद ट्रीटमेंट हो। अगर ये तीनों चीजें जुड़ती हैं तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, 3,60,000 यानी जल्द ही आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच सकता है। तब क्या हालात होंगे? ऑक्सीजन की कमी, प्राणवायु की कमी, हर दिन ये खबरें सामने आ रही हैं। उस समस्या का हल अभी भी ढूंढा नहीं जा रहा, कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। लेकिन आप सबको सावधानी बरतनी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सबसे जरूरी बात अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।